नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। बेटा, हमारे पास इस घर के अलावा और है क्या? अगर यह भी तुम्हें दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमने सोचा था तुम बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे तो हमें दाल रोटी की चिंता नहीं होगी, पर तुम तो हमें सड़क पर लाने की व्यवस्था कर रहे हो। मनोहर जी ने अपने बेटे प्रवीण से फ़ोन पर बात करते हुए यह कहा तो बेटा बोला, पिताजी मैं कौन सा आपको इस घर से निकालने की बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आप यह घर मेरे नाम कर दीजिए ताकि मैं कुछ लोन ले सकूँ और यहाँ मुंबई में अपना मकान खरीदने में मुझे आसानी हो सके। आपके पास तो 2 घर हैं, इस उम्र में 3 बेडरूम का घर लेकर आप क्या करेंगे? जो छोटा वाला घर है आप दोनों उसमें शिफ्ट हो जाइए। इस घर को किराए पर चढ़ा देंगे तो मुझ पर आप दोनों के अनावश्यक खर्चों का बोझ नहीं रहेगा और मेरी आर्थिक सहायता भी हो जाएगी। मनोहर जी रुंधे गले से बोले, बेटा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता के पास बहुत संपत्ति है। रिटायरमेंट के बाद खर्चे कम नहीं होते, उल्टा बढ़ जाते हैं। जवानी में बीमारियां नहीं होती, बुढ़ापे में बीमारियों पर भी बहुत अधिक खर्चा होता है। बुढ़ापे में आमदनी कम हो जाती है और बीमारियां शरीर में बसेरा कर लेती हैं। तुम तो जानते हो कि पिछले महीने ही मैंने अपनी जमा पूंजी से तुम्हारी माँ के घुटनों का ऑपरेशन कराया है। तुमसे आर्थिक सहायता नहीं मांगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अपना खर्चा बहुत मुश्किल से चल रहा है। मेरी भी बीपी की दवाई चल रही है। छुट्टियों में रीना सीमा बच्चों सहित आ जाती हैं, उनका खर्च भी बढ़ जाता है। बेटियाँ हैं, आखिर यह मायका उनका भी है। जब तक माता पिता जिंदा हैं बेटियां मायके से प्यार दुलार चाहती ही हैं, साल में एक बार आती हैं। इसीलिए माता पिता होने के नाते हम दिल खोलकर बेटियों पर खर्च करते हैं। इसमें बुराई भी क्या है? तुम तो अपनी बहनों की कभी सुध लेते ही नहीं। हमें तो समाज में सबको जवाब देना होता है। बेटियों के ससुराल में तीज त्यौहार पर उपहार भी भिजवाने पड़ते हैं। अब जो रस्में हैं वह तो निभानी ही होंगी। यह सब मैं अपनी पेंशन से मैनेज कर रहा हूँ और अब तुम चाहते हो कि यह घर भी हम खाली कर दें। उस छोटे से घर में जब हमारी बेटियां हमसे मिलने आया करेंगी तो वहां पर कैसे एडजस्ट हो पाएगा? प्रवीण बोला, पिताजी आप यह सब बहाने कितने सालों से मुझे सुना रहे हैं। अगर आप यह घर मेरे नाम नहीं करा सकते तो मुझसे भी उम्मीद छोड़ दीजिए। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। मुंबई जैसे महंगे शहर में मेरा अपना खर्च पूरा नहीं हो रहा और आपको पड़ी है अपनी बेटियों की, उनके ससुराल की और उनके बच्चों की। आपको अपने पोता पोती और बेटा बहू दिखाई नहीं देते? आप रहिए अपने घर में अपने पैसों के साथ। दोबारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिएगा। आगे से अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो याद रखिए आपने स्वयं मुझसे नाता तोड़ा है। प्रवीण ने यह कहकर फ़ोन रख दिया। मनोहर जी पत्नी शकुंतला जी के पास आकर बैठ गए और बोले, शकुंतला जी हमने अपने बेटे की परवरिश में क्या कसर छोड़ दी जो वह ऐसा निकला। हमने प्यार दुलार में कभी कोई कमी नहीं रखी, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर खर्चा किया और आज वह हमें यह सिला दे रहा है। शकुंतला जी बोली, आप हिम्मत हार जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? आप हार मत मानो, जब तक हम दोनों साथ हैं हर मुश्किल पार कर लेंगे। आप किसी बात की चिंता मत करो। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? अगले दिन सुबह दोनों चाय पी रहे थे। मनोहर जी बोले, शकुंतला आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कल को मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम अपने आप को कमज़ोर मत पड़ने देना। जिस रोज़ तुम खुद को कमज़ोर समझने लगोगी यह दुनिया तुम पर हावी हो जाएगी, तुम्हें जीने नहीं देगी। शकुंतला जी बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होने वाला। आपसे पहले मैं प्रभु के चरणों में जाऊंगी। मनोहर जी बोले, शकुंतला जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे पिता ने एक बात समझाई होगी, आज वही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। उम्र चाहे जो भी हो, कभी खुद को कमज़ोर मत पड़ने देना। मेरे जाने के बाद तुम अपने हक के लिए सजग रहना, कभी झुकना नहीं। शकुंतला जी पति के दिल का दर्द समझ रही थी। बेटे द्वारा की गई बातें उनका दिल छलनी कर रही थी। वह बोली, आप शांत रहिए, ऐसी औलाद से तो हम बे औलाद रहते। बेटों से अच्छी तो बेटियां हैं जो मुंह खोल कर कभी कुछ नहीं मांगती।
थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी तो शकुंतला जी का पड़ोसी राजीव दरवाजे पर था। वह बोला, आंटी जी, आपने पैसे निकालने के लिए बोला था, मैं ले आया हूँ। आप ऐसा करिए, एटीएम कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि सोसाइटी में एटीएम की मशीन लगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ, लेकिन आपको परेशानी ना हो इसीलिए सलाह दे रहा हूँ। राजीव मनोहर जी का पड़ोसी, वह बैंक में कार्यरत है। मनोहर जी को जब भी पैसों की ज़रूरत होती है वह राजीव से कहकर पैसे निकलवा लेते हैं। राजीव पैसे निकाल कर उन्हें घर दे जाता है। शकुंतला जी बोली, बेटा, आज के युग में कौन किसी के लिए इतना सोचता है, तुम पड़ोसी होकर इतना करते हो, यहाँ तो अपना बेटा भी नहीं। राजीव चाय पीकर अपने घर चला गया। कुछ देर बाद मनोहर जी के चचेरे भाई का फ़ोन आया और वह बोले, मनोहर, घर को क्या तू अपनी छाती पर लेकर जाएगा? अरे, इस उम्र में बेटे ने साथ छोड़ दिया तो फिर किसके सहारे जियोगे? अगर वह घर मांग रहा है तो दे क्यों नहीं देते? उसे घर दे दो, वह अपनी मर्जी से इसे किराए पर चढ़ा दे या बेच दे, उसकी 2 पैसे की सहायता हो जाएगी। महंगे शहर में रहता है, उसका गुजारा मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे पास रहने का ठिकाना है, तुम छोटे घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? क्यों जिद पकड़े हुए हो? बेटे ने मुंह मोड़ लिया तो बुढ़ापे में टुकड़े टुकड़े के लिए तरसोगे। आखिर यह घर उसी का है, आज नहीं तो कल तुमने उसी को देना है, फिर दे क्यों नहीं देते? क्यों बेवजह मन मुटाव बढ़ा रहे हो? मनोहर जी बोले, भाई साहब, आप तो अपने सभी बच्चों के साथ रहते हैं, आपके पास खेती से भी पैसा आता है, लेकिन मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ, ना खेत का ना ही आमदनी का कोई दूसरा साधन। एक अकेली पेंशन है, छोटे घर को किराए पर दे रखा है, इसी से जीवन का बसर करता हूँ। बड़े घर में रहता हूँ ताकि बेटियाँ मायके आए तो उन्हें परेशानी ना हो। बुढ़ापे में 2 पल सुकून के जीना चाहते हैं, लेकिन बेटे को वह भी गवारा नहीं। वह इस मकान पर अपनी नज़र गड़ाए हुए। छोटे से मकान में हमारा गुजर बसर कैसे होगा? कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो शकुंतला किसके सहारे जिएगी? मेरे जीते जी जब बेटा मकान पर अधिकार जमा रहा है तो मरने के बाद वह क्या अपनी माँ का ख्याल रखेगा? इसी चिंता में डूबे मनोहर जी की तबीयत बिगड़ने लगी। पड़ोसी राजीव बीच बीच में समय निकालकर उन्हें डॉक्टर को दिखा देता। पिता की बीमारी की खबर सुनकर भी परवीन एक बार भी उनसे मिलने नहीं आया और न ही फ़ोन पर खबर ली। एक रात मनोहर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वह पत्नी का हाथ थाम कर बोले, शकुंतला, मुझे वचन दो, तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगी, चाहे जो भी हो, हर परिस्थिति का सामना करोगी। एक औरत बच्चे पैदा होने और उनके बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त कर सकती तो वह जीवन में कुछ भी कर सकती। शकुंतला जी प्यार से उनका माथा सहलाती रही और उन्हें चुप कराने की कोशिश करती रही। आप कुछ मत बोलिए, आप बस आराम कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। मनोहर जी की सांसें फूल रही थी और कुछ ही समय बाद उनकी आंखें बंद हो गई। शकुंतला जी रोती बिलखती रही पर बार बार कहती रही, आप किसके सहारे मुझे छोड़ गए? मैं इतनी मजबूत नहीं कि इस दुनिया में आपके बिना रह सकूं, लेकिन आपसे वादा किया है तो आपको दिया वचन निभाऊंगी। इस उम्र में साथी के बिछड़ने का क्या गम होता है, वह दर्द में डूबी एक पत्नी या पति ही बता सकता है। जब बच्चों का साथ नहीं मिलता तो एक औरत के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। पति के जाने के बाद पत्नी के लिए जिंदगी कितनी कष्टदायी है, यह सिर्फ वही बता सकती है। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर प्रवीण आया, पर जब क्रियाक्रम समाप्त हुआ तो वह अपना पुराना राग अलपने लगा। अब वह दोनों मकान अपने नाम करवाकर उन्हें किराए पर चढ़ाकर माँ को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहता था। लेकिन शकुंतला जी ने बड़ी ही दृढ़ता से कहा, तुम्हारे पिताजी गए, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ। इस संपत्ति में तुम्हारी दोनों बहनें बराबर की हकदार हैं, और वह भी मेरे मरने के बाद। जब तक मैं जिंदा हूँ इस संपत्ति पर तुम तीनों का कोई हक नहीं। तुम्हारा क्या भरोसा, जिस बेटे ने पिता की कदर नहीं की वह माँ के दर्द को क्या समझेगा? तेरा क्या भरोसा, तुम मुंबई में ले जाकर मुझे किसी आश्रम में भेज देगा, मकान अपने नाम करवा लेगा तो मैं तो चारों तरफ से कंगाल हो जाऊंगी, वृद्धा आश्रम में बुढ़ापा जीने को मजबूर हो जाऊंगी। बेटा तुम मेरी चिंता मत कर, जब ईश्वर ने दुनिया में भेजा है तो जीने का सबक भी वह सिखा देगा। दुनिया में आना अकेले है, जाना अकेले, तो जीना भी अकेले सीख लूँगी। परवीन खाली हाथ वापस लौट गया। शकुंतला जी की दोनों बेटियां मां को अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन शकुंतला जी ने मनोहर जी के स्वाभिमान पर चोट नहीं आने दी। उन्होंने पास के एक स्कूल में बिना वेतन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि खाली समय का सदुपयोग हो सके।
झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली लगा ली, अपनी 2 रोटियां बनाती, स्कूल में पढ़ाती और बाकी समय औरतों के साथ गप्पे मारने में गुजारती। अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी। जब तक जीवित रही स्वाभिमान से जीवन जिया। पति की पेंशन उनके गुजर बसर के लिए काफ़ी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानी लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।